हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से अपने छोटे से और प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी सीसी सीरीज चल रही थी क्लास 12 फिजिक्स में और वैद्युत क्षेत्र का वन शॉट सीरीज। इस वन शॉट सीरीज में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ चार टॉपिक के बाद हमारे जो भी टॉपिक बचे हैं आज उन सभी टॉपिक को अपन आज खत्म करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये 5वां टॉपिक इसलिए लिखा है क्योंकि इसके वन शॉट में 1 से लेकर 4 टॉपिक तक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम अपना 5वां टॉपिक शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? आइए पहले इसके नाम से इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। देखो, वैद्युत का अर्थ है बेटा आवेश। वैद्युत मतलब आवेश, द्वि माने दो, और ध्रुव मतलब प्रकृति में उल्टा या प्रकृति में विपरीत। बेटा ध्यान देना इस बात का कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है प्यारे बच्चों। एक ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं। प्यारे बच्चों कितने आवेश? दो आवेश होते हैं और प्रकृति में कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ध्यान देना, दो आवेश होंगे, बराबर आवेश होंगे। कैसे होंगे? परिमाण बराबर होगा, मात्रा बराबर होगी, बस दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी। प्रकृति का अर्थ ही मतलब है कि अगर एक धनावेश होगा धन कूलाम 10, मान लीजिए धन का 10 कूलाम है तो दूसरा आपको माइनस का 10 कूलाम लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, जैसे आप लोग HCl जानते हो प्यारे बच्चों, HCl में H प्लस आयन और Cl माइनस, मतलब जो HCl हमारा होता है वो H प्लस आयन और Cl माइनस से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से HCl हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश होंगे, दोनों का परिमाण बराबर होगा, लेकिन दोनों की प्रकृति आपस में कैसी होगी? विपरीत होगी। और खास बात देखिए, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये मैंने चित्र के माध्यम से बनाया कि वैद्युत द्विध्रुव है। अगर इसे मान लीजिए मैं एक आवेश लेता हूँ -Q, तो मुझे एक आवेश का लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों प्लस का Q। कैसे? आवेश की देखो मात्रा तो बराबर है, लेकिन चिन्ह कैसे हैं? विपरीत हैं। और आवेशों के बीच की दूरी जो है बहुत अल्प होती है, बहुत अल्प। ठीक है प्यारे बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर के होंगे, मतलब दो बराबर, और प्रकृति में कैसे होंगे बेटा? विपरीत होंगे आवेश, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, जैसे HCl है, NaCl लिख लो, H2O लिख लो, NH3 लिख लो आदि। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको सब समझ में आ गई होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव और उसके उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं दूसरे टॉपिक को बताता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव हम समझ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अति निकट रखते होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ चुके हो, NaCl, HCl, H2O, NH3, H2SO4, ठीक है आदि। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या है, चलिए इसको समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ये माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश और आवेशों के बीच की अल्प दूरी 12 मान लिया अपन लोगों ने, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, सबसे पहले इसके बारे में समझो। आघूर्ण मतलब होता है घुमाने की प्रकृति रखना, घुमाने की प्रवृत्ति रखना। और वैद्युत द्विध्रुव आप जानती हो बेटा, मतलब एक ऐसा गुण, वैद्युत द्विध्रुव का एक ऐसा गुण जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसी पावर रखता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा सकता है। इस प्रवृत्ति को, इस गुण को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह वैद्युत द्विध्रुव की जो पावर होती है। निकालते कैसे, इन दोनों आवेशों में से आप सिर्फ एक आवेश उठाएंगे, लेकिन आवेश का परिमाण उठाओ केवल। आपने एक आवेश उठा लिया और दोनों के बीच की अल्प दूरी उठा ली, ठीक। एक आवेश उठा लिया, अल्प दूरी उठा ली, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, आपको कोई भी एक आवेश उठाना, उस आवेश का परिमाण उठाना है, चिन्ह नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं आवेशों के बीच की अल्प दूरी 12 को उठा लेना, दोनों का गुणा कर देना, तो जो गुणनफल मिलेगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जिसका फॉर्मूला है साथ में देखिए, इसका मात्रक भी देखिए आप लोग, मात्रक बड़े आराम से बना सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का होता है मीटर। आप चाहो तो शॉर्ट में इसको लिखते कूलाम डैश मीटर लिख देना, कूलाम डैश मीटर। इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखोगे सेंटीमीटर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कूलाम डैश मीटर गैप लगा के लिख देना, कूलाम डैश मीटर। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक हो गया, डिमा बना सकते हो, डिमा बहुत ही आसान है। कूलाम, कूलाम की मान होती है बस प्यारे बच्चों 80, मीटर की एल, तो पूरी मिला के वहां क्या बन जाएगी, एल टी ए। एटीएल बना सकता था, लेकिन इसको क्रम से लिखते हैं, ए नहीं, पहले एल आता है फिर टी फिर ए, मतलब पहले एम एल टी, क्रम होता है। तो एल टी एस की विमा बन गई। राशि पर विचार कर लो प्यारे बच्चों, राशि यह है एक अदिश राशि। कैसी राशि है प्यारे, अदिश नहीं सॉरी, सदिश राशि है। ओ नो, कैसी राशि है प्यारे बच्चों, सदिश राशि। सदिश राशि है तो उसमें दिशा होगी, और इसकी दिशा प्यारे बच्चों जो है ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती है। कहां से, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन मानी जाती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती है। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था, आप लोग समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। मैं इसको मिटा देता हूं। क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दो आवेशों में से एक आवेश और आवेशों के बीच की अल्प दूरी 12, मतलब अल्प दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर क्यू इंटू 12, और ये विवरण पूरा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए पहले इस टॉपिक को समझते हैं क्या। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में जैसे आप जानते हो कि दो सिरे होते हैं, एक सिरे पर होता है, अगर हम माइनस क्यू ले लेते हैं तो एक सिरे पर आपको प्लस क्यू लेना पड़ेगा। और बीच की दूरी कितनी होती है प्यारे बच्चों? 12। 12 बोले तो अल्प दूरी। ठीक है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण आप जो है तीन स्थितियों में, कितनी स्थितियों बेटा? तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। वो तीन कौन सी स्थितियां जो पॉसिबल हो सकती हैं? तीन के अलावा कोई भी स्थिति पॉसिबल नहीं होगी प्यारे बच्चों, समझो अच्छे से। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक लाइन जो देखो आप देख रही होगी, जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, आप देखिए ये लाइन, आप देखिए जो आवेशों से होती हुई गुजर रही है, जो आवेशों को मिलाते हुए जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ठीक है। एक ऐसी लाइन जो कि अक्ष पर लंबवत हो। ध्यान देना प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से होके जाए। मिड पॉइंट से होके जा रही है तो भी बेटा वही बात है, जो दाएं बाएं से होके जा रही है तो भी वही बात है। ऐसी रेखा जो कि अक्ष रेखा पे लंबवत होती है, उस रेखा को हम बोलते हैं निरक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? निरक्ष बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये होके जा रही है, अक्ष पे लंबवत होके जा रही है, इस लाइन को निरक्ष बोलते हैं। मेरी बात को समझो। जैसे मान लीजिए बिंदु P है, अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए बिंदु P कौन सी स्थिति में है, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो अक्ष पर है, यानी ये वाला बिंदु किस स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में है। इस बिंदु को देखो, Q को देखो, बिंदु Q भी अक्ष पर है, मतलब ये भी इस लाइन पर है, ये लाइन को अक्ष बोलते हैं। तो बिंदु Q भी कौन सी स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में है। लेकिन बिंदु R को देखिए, बिंदु R को देखो, आप कहोगे गुरुजी ये तो निरक्ष वाली लाइन पर है, तो बिंदु R को हम मानेंगे निरक्षीय स्थिति में। अब ये वाला पॉइंट देखिए, S पॉइंट, S पॉइंट देखिए इस निरक्ष की लाइन पर है, तो S को भी हम क्या बोलेंगे कि यह कौन सी स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में। इन दोनों लाइनों को छोड़कर अगर बिंदु कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए बिंदु ये मान लेते हैं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E, कहीं भी मान लो, इन लाइनों को छोड़कर बिंदु जहां भी होगा वो या तो कोणीय स्थिति में माना जाएगा यहां से, या फिर सामान्य स्थिति में, किसी भी डायरेक्शन में हो, कहीं भी हो। इन लाइनों को छोड़कर बिंदु कहीं भी होगा तो वह बिंदु या तो कोणीय स्थिति में माना जाएगा या सामान्य स्थिति में। इस प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम तीन स्थितियों में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक कंडीशन अक्षीय स्थिति की कंडीशन, दूसरी कंडीशन निरक्षीय स्थिति की कंडीशन, और तीसरी कंडीशन जो होगी आपकी वो सामान्य स्थिति या कोणीय स्थिति की कंडीशन होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो चलिए इसके आगे कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और तीसरी आपकी
कोणीय स्थिति या सामान्य स्थिति। आइए समझते हैं तीनों को बारी बारी से अच्छे से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास तीन कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेना अक्षीय स्थिति में। तो जैसे मैं हेडिंग आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। वैद्युत द्विध्रुव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक। तो इसको बेटा अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। जे अगर माइनस क्यू लिया तो प्लस क्यू लेंगे। और आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निकालना है, इसी को अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। तो अक्षीय स्थिति बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें आवेशों से होती हुई एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो हमने लाइन बनाई है इसी लाइन को हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इस लाइन पे हम एक बिंदु P मान लेंगे। जो बिंदु P होगा हमारी कौन सी स्थिति में होगा? अक्षीय स्थिति में होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि द्विध्रुव को मिलाते हुए जो लाइन जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात सुनिए, इसकी खास बात यह है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कहां से? मध्य बिंदु मान लीजिए कि O है, O से बिंदु P तक की दूरी को हम R मान लेते हैं, ठीक है। मान नहीं लेते, मतलब ये दिया रहता है, ये कंडीशन अपन को दी है कि मध्य बिंदु O से लेके और जो अक्षीय स्थिति बिंदु P माना है वो कितनी दूरी पर है? बिंदु R दूरी पर आपका है। इसी बिंदु P पर जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली उस पर जाके बैठ जाइए। तो इस पे जाके अपन बैठ जाएंगे। अब इसके आसपास देखो कितने आवेश हैं प्यारे बच्चों? 2 आवेश हैं हमारे पास, 2 आवेश हैं। तो हम 2 आवेशों के कारण तीव्रता निकालेंगे। एक निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, एक निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। और तीव्रता का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। जिसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। मतलब आवेश और आवेश से उसकी दूरी चाहिए आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। आवेश और आवेश से दूरी होने चाहिए तभी निकाल पाओगे। अब देखिए, हमने देखा बिंदु P पर बैठ गए तो हमारे पास 2 आवेश हैं। तो 2 आवेशों के कारण तीव्रता निकाली। चलिए हम निकालते, पहले आवेश Q के कारण निकालते हैं। प्लस Q आवेश के कारण
देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि E1 है ये 1/4 और Q बटे में R² होता है। मतलब प्लस Q से बिंदु P की दूरी, प्लस Q से कहाँ तक की, बिंदु P तक की दूरी। प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, देखिए ये पूरी दूरी R है और ये जैसे हमने मिड पॉइंट माना तो ये कितनी बचेगी, जे L बचेगी, जे भी L बचेगी। आप इस R में से L को घटा देंगे तो आपको ये दूरी कितनी बचेगी, R माइनस L बचेगी। देखो ये पूरी दूरी R है, ये इतनी L है, R में से L को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, R माइनस L। क्योंकि प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी देखनी है, प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, वही दूरी का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दूरी का स्क्वायर चाहिए होता है। ये हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए आपने प्लस Q का कारण निकाला, अब निकालिए माइनस Q। तो यही लाइन आपको पूरी कॉपी करनी है, माइनस Q आवेश के कारण पूरी लाइन यहां से लेके यहां तक, प्लस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसको मानेंगे हम E2 मान लेते हैं, 1/4 Q बटे माइनस Q से, अब ध्यान देना यह प्लस Q से बिंदु P की दूरी, अब माइनस Q से देखिए, माइनस Q से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ तक की दूरी R है, ये दूरी L है। आप चाहो तो यहाँ तक की दूरी L, ये वाली L और R माइनस L सबको जोड़ लीजिए, एक L से L कट जाएगा तो R प्लस L बचेगा। ठीक है, या फिर इतनी R है, ये L है, तो माइनस Q से P तक की दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो Q बटे में क्या जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब इस बात का भी थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये आवेश धन का है तो यहाँ पे धन का चिन्ह, ऋण का है तो ऋण का चिन्ह नहीं, यहाँ पे परिमाण लेते हैं बेटा, परिमाण, यहाँ धन का चिन्ह नहीं लेते। तो यहाँ पे Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो दोनों तीव्रता निकालनी है, अब निकालते हैं दोनों की दिशा, दिशा देखते हैं चलिए। अच्छा देखो धन के कारण अपन ने निकाला था E1, धन क्या करता है बेटा, धन बिंदु को धक्का देता है, यानी धनावेश के कारण मैंने आपको बताया था बाहर की ओर या तो धक्का देता है या बाहर की। तो धन क्या करेगा, इसको धक्का देगा तो ये हो जाएगा E1। ये प्लस Q इस P को धक्का देगा यानी बाहर की ओर धक्का देगा तो E1, और ऋणावेश क्या करता है, इसको अपनी ओर खींचता है, इसको अपनी ओर खींचेगा तो ये बिंदु कहाँ जाएगा बेटा, इस तरफ जाएगा E2। अब जरा E1 E2 की कंडीशन को देखो, E1 चाहता है कि मैं यहां खींच ले जाऊं, E2 चाहता है कि हम यहां खींच ले जाएं, लेकिन खींचेगा वही जो ज्यादा पावरफुल होगा। पावरफुल कौन होता है, इस ये बिंदु P होता है, किसके पास बैठा है, प्लस आवेश के पास बैठा है कि माइनस आवेश के पास, जिसके पास में बैठा होता है वही दमदार होता है। ठीक है, आप भी समझते हो बेटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, E प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, जिसकी दूरी ज्यादा है उसका प्रभाव कम, जिसकी दूरी पास है उसका प्रभाव ज्यादा। प्लस Q से दूरी कम है इसलिए प्लस Q की तीव्रता E1 है वो ज्यादा होगी, अपन लिख देंगे देखो बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि हमें पता चल गया है, क्या पता चल गया कि E1 लिख देंगे, नीचे लिखना हो तो लिख सकते हो, क्योंकि E1 व E2 एक दूसरे से विपरीत दिशा में, कैसे है बेटा, एक दूसरे से विपरीत दिशा में, और हमें यही पता लग गया है कि E1 ग्रेटर देन टू E2, E1 ज्यादा है E2 से, तो क्या करोगे,
तो हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, अतः E बराबर क्या करोगे आप, E1 में से E2 को घटा दोगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दोगे क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में। तो देखिए E बराबर E1 की जगह पे मान रख दीजिए 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। आइए दोनों का लासा लेते हैं, थोड़ा मैं देख लेता हूँ फ्रेम में कहीं यहाँ से ज्यादा तो नहीं जा रहा मैं, 1 मिनट, फ्रेम में यहाँ से ठीक है। ओके, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दोनों में समान तो मैंने बाहर ले लिया, ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। क्या कितना बचेगा, 1 बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें से भी ये बाहर आएगा तो 1 बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का लासा कितना आएगा प्यारे बच्चों, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतिहास गवाह है जब जब अंश बटे हर होगा तब तब लासा ही होगा है। तो R माइनस एल का स्क्वायर से R माइनस एल स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, प्लस वाले से प्लस गया तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। बाकी कहानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पे मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देता हूँ। देखिए ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस आगे लगा तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे आपके। अब देखो एक में है प्लस, एक में है माइनस, एक में है प्लस, एक में है माइनस, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर था, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा प्यारे बच्चों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2RL में 2RL ऐड हो जाएंगे 4 RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4RL को अपन क्या लिख पाएंगे, ऐसा कर लो, 4RL को ऐसा कर लो 2R इंटू 2L, तो ये क्यू इंटू 2L कर लीजिए, बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, ये ऐसा कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। 4 में से 2 ऐसा कर लीजिए, 2 क्यू इंटू 2L इंटू आर, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है। इसमें दो मतलब क्यू इंटू 2L कर लिया बेटा, ये 2Q बना लिया, 2L बना लिया, आर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्यू इंटू 2L दिख रहा है आपको, हम सभी जानते हैं कि P बराबर क्यू इंटू 2L होता है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, दो का दो, क्यू इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर, आर इंटू आर बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब
जब जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं हो तब ये वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। लेकिन यदि अब देखो यहाँ पे देखो, यदि द्विध्रुव छोटा है, द्विध्रुव छोटा का मतलब ये होता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो एल स्क्वायर की तुलना में। ध्यान दीजिएगा बेटा, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की वैल्यू जो है, अरे सॉरी, आर स्क्वायर की वैल्यू जो है एल स्क्वायर की तुलना में काफी ज्यादा हो, ऐसे कह लो कि एल स्क्वायर की वैल्यू जो है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप चाहे ऐसा भी लिख सकते हो इस चीज को कि एल स्क्वायर मच लेस देन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, एल स्क्वायर को छोड़ दीजिए। जब एल स्क्वायर छूटेगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ई बराबर 1/में 4πε0 2πr। एल स्क्वायर जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की घातें 4 आएगा, आर से काट दीजिए तो आर पे घातें कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3। तब जाके एक फॉर्मूला मिलेगा अपन को 2p/में आर पे घातें 3। तो यही फॉर्मूले, इस बात का ध्यान देना है कि जब द्विध्रुव छोटा नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब द्विध्रुव छोटा होगा तब ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। जाके थोड़ा सा इसका देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, तक मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी आप लोगों ने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने के लिए आता है। जब द्विध्रुव छोटा नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब द्विध्रुव छोटा अगर है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कैसा है समझा दें आपको। ठीक है, जब सवाल लगवाएंगे तब द्विध्रुव कैसा छोटा है कैसा बड़ा है ये सब आपको वहीं पे कंडीशन बता देंगे। आइए चलिए, एक कंडीशन हो चुकी है अक्षीय स्थिति की, आइए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, निरक्षीय स्थिति। क्या है निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे अक्षीय की जगह पे मैं करता हूं बेटा निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में। ध्यान दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति एक ही नाम है, इसको बहुत अच्छे से काफी ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक द्विध्रुव बनाते हैं जो कि हमारा फर्ज है, इस फर्ज को पूरा करेंगे। तो द्विध्रुव मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं। अगर एक तरफ पर ऋणावेश लेते हैं, धनावेश लेते हैं, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं प्यारे बच्चों, 12 रखते हैं।
और द्विध्रुव से मध्य बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से लाइन ली और यहाँ पे हमारा एक बिंदु P है और बिंदु P जो है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जैसे उसमें R मानी थी, तो यहाँ भी कैसे मानेंगे बेटा, R मानेंगे, क्योंकि हमने इसका मिड पॉइंट लिया है। तो मिड पॉइंट के कारण ये दूरी ये L हो जाएगी। ये दूरी भी प्यारे बच्चों कैसी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है उस पर जाके बैठ जाइए। अब देखिए हमारे आसपास कितने आवेश हैं प्यारे बच्चों, 2 आवेश हैं। तो कितनी तीव्रता निकालेंगे, 3, मतलब 2 ही तीव्रता निकालेंगे, एक ये आवेश एक ये आवेश, 2 आवेश तो 2 तीव्रताएं। चलिए निकालते हैं, आइए जैसे उसमें किया था तो इसमें कर लो। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए तीव्रता का फॉर्मूला हम सभी जान चुके हैं, क्या होता है, 1/4πε0 Q बटे में Q से लेके P तक की दूरी प्लस Q से P तक की दूरी ये बनेगी। इस लाइन को चलो मिला देते हैं, ये है। अब यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से देखो, इसको आप निकाल सकते हो बेटा, ये लंब है क्योंकि 90 अंश का कोण बना के चलिए, तो ये लंब हो गया, ये आधार होगा, तो कर्ण निकालना है। यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना बेटा, R स्क्वायर, और आधार कितना बेटा, L स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ लाओ, बन जाएगा अंडर रूट, यानी कि R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ये दूरी कितने निकल के आ गई हमारे पास, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये दूरी निकल के हमारे पास आ गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। इसी का वर्ग मतलब दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है बेटा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 1/4πε0। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये बन जाएगा सिर्फ R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ने प्लस Q आवेश के कारण निकाली। अब किसके कारण निकालो, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे बेटा जी, E2। E2 और आप फिर से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 और माइनस Q से P तक की दूरी। देखिए माइनस Q से P तक की दूरी को मिला लीजिए, ये मिला लिया अपन ने। देखिए फिर से देखिए इस त्रिभुज को देखो बेटा, माइनस Q से P तक की दूरी को देखो, ये लंब हो गया, ये आधार, तो ये कारण निकालोगे तो ये भी कारण कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर ही निकल के आएगा। ठीक है, जब यही दूरी का वर्ग करोगे तो यही फॉर्मूला मिलेगा आपको, डायरेक्ट अपन लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब E1 E2 निकालने के बाद इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। हम लिखते हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए दिशा देखते हैं, दिशा क्या कहती है, आइए दिशा को समझते हैं पहले बहुत अच्छे से। देखिए धन क्या करता है प्यारे बच्चों, धक्का देता है, धनावेश दूर भेजता है, धक्का देता है।
तो धन क्या करेगा, बिंदु P को दूर भेजेगा, ये इसको धक्का देगा तो बिंदु P इस तरफ जाएगा, ऐसे देखिए आप, ऐसे जाएगा बिंदु P, इस लाइन में जाएगा बिंदु P, यानी कि E1 इस लाइन में जाएगा। ठीक है, ऋणावेश क्या करता है, खींचता है अपने तरफ, ये क्या करेगा, बिंदु P को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, तो चल भैया तू इस तरफ आ जा, E2 इस तरफ खींचेगा, ये हो गया हमारा E2। E1 कहता है दूर जा और E2 कहता है कि पास आ। ठीक है, अब E1 E2 के बीच में कुछ कोण बन गया, कोण कितना बन गया नहीं पता, अब लेकिन इनका परिणामी जो होगा दोनों के बीच में आएगा। बोलो बीच में क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू देखो दोनों ही समान हैं, समान है तो बिल्कुल बीचों बीच ही आपको परिणामी मिलेगा। लेकिन बात प्रश्न यही फंस रहा है कि E1 और E2 के बीच में कितना कोण बन रहा है। आइए इस कोण को जानते हैं। मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज्योमेट्री की बात को, ये थीटा एंगल है, देखो ये दूरी R है, ये L है, ये थीटा एंगल है। इस वाले त्रिभुज में आओ, ये दूरी R है, ये L है, जैसे ये थीटा, ये भी थीटा है। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें कोई ऐसे एक रेखा काट जाए तो उसके अंदर देखो बेटा एक जेड बनता है, जेड। तो जेड के जो कोण होते हैं वो बच्चों आपस में बराबर है, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा, जिनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। बेटा ध्यान से देखो, एक जेड आपको नजर आएगा, ये देखो ऐसे ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, इसी प्रकार से ये जेड है, ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा है। एकांतर कोण की वजह से साथ साथ में अगर दो समांतर रेखाओं को एक ऐसे रेखा काट जाए तो उनके जो है संगत कोण, प्यारे बच्चों संगत कोण, अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा। संगत कोण देखो, इसको देखो बेटा, ये लाइन देखो, ये लाइन ऊपर की ओर है तो ये लाइन भी ऊपर की ओर, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, संगत कोण की वजह से। ये इसका संगत देखो बेटा, ये ऊपर कर रहा है, ये ऊपर की ओर है तो ये ऊपर की ओर, देखो ये जेड वाला कोण बनना है एकांतर कोण, ये थीटा, ये थीटा। कुल मिला के थीटा प्लस थीटा कितना एंगल हो गया, 2 थीटा। प्यारे बच्चों कितना एंगल बन गया, 2 थीटा बन गया। थीटा में थीटा जोड़ेंगे 2 थीटा, सो अपन क्या लिखेंगे कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया प्यारे बच्चों, 2 थीटा का एंगल बन गया। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, जल्दी बोलो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि E1 व E2 एक दूसरे से 2 थीटा कोण पर स्थित है। देखिए बेटा, जब भी दो सदस्य राशियां किसी कोण पर स्थित होती हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए एक फॉर्मूला अपन ने कक्षा 11 में पढ़ रखा है, R² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले, बस यहाँ पे जो परिणामी है वो है E, R की जगह पे रखेंगे E और A की जगह पे E1, B की जगह पे E2। तो बताइए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, बोलिए प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, E² बराबर E1² E2² 2E1 E2 cos 2 थीटा, क्योंकि एंगल कितना है 2 थीटा का एंगल, इसलिए मैंने कोण कितना रखा बेटा 2 थीटा। यही वाला फॉर्मूला लगाया है, R² बराबर A² B² 2AB cos थीटा। ठीक है, बस अंतर इतना है कि R की जगह पे A है, R की जगह पे E है, A की जगह पे E1, B की जगह पे E2। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, E1 E2 आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि E1 किसके इक्वल है बेटा, E2 पे, तो जहां जहां E1 लिखा वहां रख दो E2, रखो। चलो देखिए E² बराबर E1 की जगह पे रखो E2, E2² प्लस E2² प्लस 2 E1 की जगह पे E2 गुणे E2 की जगह पे E2 cos 2 थीटा। देखिए E2² में E2² जोड़ देंगे तो 2 E2², इनका गुणा कर लो आपस में, 2 E2 का E2 में करेंगे तो 2
E2 स्क्वायर cos 2 थीटा। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा प्यारे बच्चों, 2 E2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, 2 स्क्वायर बाहर करके यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे प्यारे बच्चों। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये वाला फॉर्मूला इसलिए खोलेंगे ताकि आपका 1 से 1 खत्म हो जाए। देखिए बाकी मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह, देखिए ई स्क्वायर बराबर 2 E2 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर रख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 काट दीजिएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए आपस में, गुणा करिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2E2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, E2 का E2 स्क्वायर, cos का cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा। अब देखिए E बराबर 2 इंटू E2 की रखिए वैल्यू, E2 की वैल्यू उठा के रख दीजिए 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर इंटू ये cos थीटा बटा। अब cos थीटा चाहो तो बगल में यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है इसमें L, कर्ण ये है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। यहाँ पे आप cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए उठा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, देखो 2 E2 की वैल्यू ये cos थीटा की जगह पे L/में रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ये 2 दे दीजिएगा इसको, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कर दीजिएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L अपॉन, देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर अंडर रूट। अंडर रूट मतलब होता है 1/2 और 1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 3/2 और Q इंटू 2L हम सभी जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L। तो जहाँ पे Q इंटू 2L वहाँ पे P रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं है। जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं, जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा होगा तब कौन सा लगाएंगे, उसको लगाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं लिखता हूँ, जब तक मैं मोबाइल चेक कर लेता हूँ हीट तो नहीं हो गया। अभी तो जिंदा है मेरा मोबाइल। ठीक है, ठीक है प्यारे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, मैं इसको ऊपर से मिटाता हूँ छोटा सा। देखिए प्यारे बच्चों, जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो, छोटा क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि L स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना में। जब ऐसा होगा तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, L स्क्वायर को छोड़ने पर L स्क्वायर को यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा R स्क्वायर, मतलब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन
तो P बटे में R² L² चला गया, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर में 1/4πε0 P बटे में R³ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो E बराबर में 1/4πε0 P बटे में R³ ये तब लगाओगे जब द्विध्रुव छोटा होगा, जब द्विध्रुव छोटा नहीं होगा तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, लेना चाहते हो दोबारा ले सकते हो, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, 2 कंडीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब तीसरी कंडीशन हमारी बचती है कोणीय स्थिति या सामान्य स्थिति। चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोगों से भी एक आशा रखते हैं कि आप लोग थोड़ा हमारा सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए मोटिवेट होकर हम जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे कोणीय स्थिति या इसी को हम बोलेंगे सामान्य स्थिति में, कोणीय स्थिति या सामान्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक द्विध्रुव बनाएंगे। देखिए द्विध्रुव में हम सभी जानते हैं, अगर एक जगह -q लिया तो दूसरी जगह +2 लेते हैं, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ना तो में अक्ष पे लेना न अक्ष पे लेना है। हम यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं, चलो यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, जो कि कितनी स्थिति में है बेटा, जो कि द्विध्रुव से कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। और यहाँ पे ऋणावेश से धनावेश की ओर जो हमारा जो बना है बेटा वो है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर इस तरफ, तो ये द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा बनेगी। लेकिन हमें बिंदु P पर निकालनी है, जो कि कितने दूरी पर है, R दूरी पर। R दूरी पर बिंदु P स्थित है, ना तो वो अक्षीय स्थिति में ना निरक्षीय स्थिति में। अब जरा ध्यान से देखिए, बिंदु P हमारा जो है द्विध्रुव के ना तो नभ्यांश पे है ना द्विध्रुव से समांतर स्थिति में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस बिंदु मतलब द्विध्रुवाघूर्ण के हम घटक बना लेंगे। और हम सभी जानते हैं घटक 2 प्रकार के, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। P के घटक बनाओ तो देखो 2 लाइनें हैं हमारे पास, एक ये लाइन एक ये लाइन है, 2 में से हम P के घटक बना रहे हैं, तो इस वाली लाइन पे क्या बनेगा आपका P cos थीटा। अब इस P cos थीटा के परपेंडिकुलर या तो ऊपर बनेगा या नीचे की ओर, या तो ऊपर या नीचे की ओर। तो कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, नीचे की ओर, नीचे की ओर बनेगा आपका P sin थीटा। ठीक है, नीचे की ओर क्यों, क्योंकि जो आपका परिणामी है वो बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बताया था कि जैसे द्विध्रुव है, अगर द्विध्रुव की लाइन में कोई बिंदु आता है तो बिंदु वो अक्षीय स्थिति में माना जाता है। लेकिन अगर कोई बिंदु परपेंडिकुलर आता है, जैसे बिंदु परपेंडिकुलर है, तो उस बिंदु को हम क्या मानेंगे, निरक्षीय स्थिति में मानेंगे। लेकिन अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, इस P cos थीटा को देखिए, इस P cos थीटा की सीध में बिंदु P आ रहा है, जैसे इसकी सीध में बिंदु P है तो अक्षीय स्थिति में, ऐसे P cos थीटा की सीध में बिंदु P है। अगर P cos थीटा की सीध में बिंदु P है तो P cos थीटा के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में है। और जरा P sin थीटा को देखो, P sin थीटा ये है और इसकी लंबवत स्थिति में बिंदु P है। देखिए P sin थीटा इस तरफ है और बिंदु P देखो इस तरफ, नब्बेंश के कोण पे है ना, जैसे ये नब्बेंश के कोण पे। इस चित्र के हिसाब से बिंदु P आपका जो है
इस चित्र के हिसाब से बिंदु Q आपका जो है वो निरक्षीय स्थिति में है, लेकिन इस चित्र के हिसाब से P sin थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को घटकों में वियोजित करने पर जैसे घटकों में वियोजित करोगे तो P cos थीटा के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, P cos थीटा के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा, जबकि P sin थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा। तो P cos थीटा के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में, देख सकते हो कि P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में, P sin थीटा के लिए निरक्षीय स्थिति में। तो आइए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले किसको सॉल्व करते हैं, P cos थीटा के लिए तीव्रता निकालिए। चलिए बताइए, E1 मान लेते हैं। तो P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r पे घात 3, यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे P की जगह पे पूरा P cos थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, P cos थीटा। ठीक है, तो इसके बाद देखो P cos थीटा सॉल्व हो गया। आप करेंगे किसको, P sin थीटा के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, P sin थीटा के लिए सॉल्व करो, इसके लिए तीव्रता निकाल रहे हो आपको। तो देखो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि P sin थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का सूत्र अपन निकाला था P/r3, लेकिन P की जगह पे आप रखेंगे P sin थीटा। ठीक है, अब E1 E2 दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। तो अब क्या करें, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लो। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और चूंकि ध्यान से देखो कि E1 और E2 देखो, P cos थीटा P sin थीटा दोनों के लिए तो कितने डिग्री पे बेटा, 90 डिग्री पे। P cos थीटा P sin थीटा एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो 90 अंश का कोण बनाएंगे तो क्या लगाओगे आप फॉर्मूला, E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 90। और हम सभी जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 E2 का मान रखो बेटा ध्यान से, E स्क्वायर बराबर E1 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे में r पे घात 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटे r³ का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है बेटे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा, p मिल रहा, r³ मिल रहा, r³ तो निकालो। कॉमन लोगे तो साथ में स्क्वायर भी है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/में r³ का होल स्क्वायर हमने लिया कॉमन। जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, भाई ये चला गया, p चला गया, r³, तो 2 cos थीटा बचा। 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा
4 cos स्क्वायर थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू, तो साइन थीटा बचा केवल साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ई स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पे घाते हैं 3 का होल स्क्वायर। 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ई स्क्वायर, या एक काम करिए स्क्वायर को इस तरफ भेजिए तो बन जाएगा अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे में आर क्यू का होल स्क्वायर और कोष्ठक में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये वाली संख्या जिस पे स्क्वायर वो बाहर हो जाएगी, यानी ई बराबर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे में आर क्यू, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, यानी अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी सामान्य स्थिति के लिए व्यंजक था, जो कि हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 कंडीशंस में निकालेंगे, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, कोणीय स्थिति में। तो ये वाला टॉपिक भी अपन लोगों ने खत्म कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तो फोन सही सलामत चल रहा है, जब तक चल रहा है फोन सही सलामत तब तक काम करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ जब तक। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ये भी बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं, और एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको दो समांतर लाइनें खींच देना, यही बन गया आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, औरों के लिए सिर्फ लाइनें हैं, लेकिन हमारे लिए वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव को रखना है आपको। वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रख सकते हो, आपका तरीका है, आप ऐसे भी रख सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो। देखो ऐसे रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाओगे। ठीक है तो लो, बच गया मेरा। ऐसे रखोगे प्यारे बच्चों, ऐसे रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया, ऐसे रखोगे तो लंबवत हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो किसी कोण पे हो जाएगा। रखने के कई तरीके हैं, समांतर भी रख सकते हैं, लंबवत भी रख सकते हैं। तो क्या तीन तीन डेरिवेशन करेंगे क्या इसके लिए, तीन नहीं, एक ही निकालेंगे और 3 in 1 कंडीशन निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ना इसको समांतर रखो ना लंबवत, किसी एंगल पे रख दो। चलिए हम इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
जे माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 12। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने इस द्विध्रुव को ऐसे रखा, जैसे ही रखा तो हम सभी जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र में धनावेश को रख दो तो वो बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्वतः चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? क्योंकि इस पर वैद्युत बल लगता है, और धनावेश पर जो विद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र को चलना शुरू कर देगा। जैसे ये धनावेश है तो कहाँ जाना शुरू कर देगा बताओ? ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस पर बल लगेगा F1 बराबर QE। ठीक है प्यारे बच्चों, F1 बराबर में प्लस QE। और नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो बेटा विपरीत डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों? इस तरफ जाएगा। F2 बराबर में माइनस का QE। अब जरा इन दोनों बलों को ध्यान से देखो। जब दो बल, देखो ये प्लस QE ये माइनस QE, दोनों बल बराबर है, लेकिन परिमाण में कैसे विपरीत हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर काम कर रहे हैं बेटा। देखो जैसे मान लीजिए मैं लाइन को बना देता हूँ, मैं एक लंब रेखा बना देता हूँ। इस लंब रेखा को देखो, ये F1 बराबर माइनस QE, ये माइनस का मतलब जब भी दो बराबर बल हों, एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों, दोनों के परिमाण बराबर हों, तो ऐसे बलों के जोड़े को हम बल युग्म कहते हैं। और जब बल युग्म करता क्या बेटा, कि बल युग्म क्या करता है, इसको घुमाने का प्रयास करता है। जैसे आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो इस तरफ से घूमने का प्रयास करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मतलब बलों का जोड़ा क्या करेगा, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा, जिसको हम बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपन देखो क्या करेंगे, पहले किस पे बल निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, हम इसको मानेंगे F1 बराबर प्लस का QE माइनस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल माइनस QE। दोनों बल कैसे लिखेंगे, ये दोनों बल, ये दोनों बल एक दूसरे से बराबर एवं विपरीत दिशा में है, जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत दिशा में है, इसलिए किसका निर्माण करता है बेटा, बल युग्म का। तो अपन लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण बराबर बेटा, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। कैसे दूरी, लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। बल युग्म के आघूर्ण को अपन कहते हैं टाउ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, टाउ। और बल मतलब चाहे F1 लिख लो चाहे F2 लिख लो, लेकिन परिमाण, लंबवत दूरी नहीं दी है, इसको मान लेना बेटा A पॉइंट, इसको मान लेना B पॉइंट, इसको मान लेना O, ये लंबवत दूरी हो जाएगी। लंबवत दूरी बोले तो OB, ये है लंबवत दूरी OB। कैसे निकालोगे OB, अगर मान लो ये एंगल हमारे पास थीटा एंगल है, तो इस त्रिभुज AOB में देखो बेटा, यहाँ लिख लेना त्रिभुज AOB में साइन थीटा बराबर लंबवतीकरण होता है। तो देखिए साइन थीटा व लंब ये हो जाएगा आपके पास, इस त्रिभुज में लंब हो जाएगा OB, कर्ण मतलब ये 2L, कैसे गुणा कर दीजिए, OB बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। OB की जगह पे क्या रखेंगे आप,
पहले तो F1 की जगह पे रखेंगे QE और OB की जगह पे 12 साइन थीटा। तो टोटल मिला के आप ऐसा भी लिख सकते हो कि Q के साथ में लिख लेना 12 और बचा आपका E। Q इंटू 12 किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? P के बराबर। तो PE साइन थीटा। ठीक है बेटा, इसका हम वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म तो ये बन जाएगा टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस का ई वेक्टर। तो ये पूरी कहानी थी आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल के आघूर्ण की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, कुछ नहीं करना था, द्विध्रुव को बनाना था, 3 कंडीशन थी तो अपन ने इसको कोणीय स्थिति में रख के आराम से इसका सूत्र निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक देखिए आपका। जब तक मोबाइल को चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, अभी तो फोन ठीक ठाक कंडीशन में। ठीक है बेटा थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, आप धीरज रखिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि कमरा हमारे लिए एक वैद्युत क्षेत्र है। बेटा मान लीजिए कि पूरा कमरा जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए मेरे पास ये जो है वो है एकांक परीक्षण आदेश। बेटा क्या है ये? एकांक परीक्षण आदेश। अभी मैं इसको पकड़ के रखा हूँ, मेरा कमरा जो है वैद्युत क्षेत्र। इस कमरे का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इस कमरे का नाम क्या है? क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? एकांक परीक्षण आवेश। ये क्या है? एकांक परीक्षण आवेश। इस कमरे का नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और जैसे ही हम इस एकांक परीक्षण आवेश को छोड़ देंगे, कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में छोड़ दो तो जिस मार्ग का अनुसरण करेगा, मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे चला गया, ऐसे चला एक ऐसे चला। देखो हवा में एक मार्ग आपको लाइन दिख रही है ना, हवा में जो लाइन दिख रही है काल्पनिक लाइन, बस यही काल्पनिक लाइन जो आपको दिख रही है इसी को अपन बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। तो आप बड़ी सिंपल से डेफिनेशन लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश जिस जिस काल्पनिक मार्ग का अनुसरण करता है। तो वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया एकांक परीक्षण आवेश जिस काल्पनिक मार्ग का अनुसरण करता है, उसी मार्ग को हम वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग बेटा ध्यान देना, इसका प्रयोग जो है, जैसे ये मार्ग बना आपका, ठीक है, और इसका प्रयोग हम करते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या तो समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे पास एक एक काल्पनिक रेखा बनी है और इस पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा बना देते हैं। ठीक है, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा जिस डायरेक्शन में जाती है वही डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, बिंदु P पर जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आइए इसके गुण पढ़ते हैं। गुण क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। बेटा इस चीज को समझिएगा अच्छे से। ठीक है,
वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण देखिए क्या है गुण। जैसे मान लीजिए धनावेश है और ये देखिए इस चीज को देखिए, ये परीक्षण आवेश है कि क्यू नॉट है। हम सभी जानते हैं परीक्षण आवेश में कि ये धनावेशित होता है। तो धनावेश क्या करेगा, इस पर बल लगाया तो कहाँ जाएगा बेटा, दूर की ओर, क्योंकि धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अगर हम यहाँ रख लें इस परीक्षण आवेश को तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ रख लें तो इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ रखें तो इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, नीचे रखेंगे तो नीचे की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो धनावेश क्या करता है, ये परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षण कर रहा है। इस डायग्राम को देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि धनावेश के कारण बल रेखाएं कहाँ जा रही है प्यारे बच्चों, दूर यानी बाहर की ओर जाती है। अगर इसकी जगह पर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो नेगेटिव क्या करेगा, इस क्यू नॉट को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, अगर यहाँ रखा हो क्यू नॉट तो नेगेटिव क्या करता है, इसको आकर्षित करता है, क्योंकि क्यू नॉट जो है पॉजिटिव होता है। तो इस चित्र से आप साफ साफ देख सकते हो कि धनावेश से जो बल रेखाएं बाहर निकलते हैं और ऋणावेश के लिए प्रवेश करते हैं। तो आप पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि धनावेश से वैद्युत बाहर बल रेखा धनावेश से बाहर निकलती है एवं ऋणावेश से ऋणावेश में अंदर प्रवेश करती है। ऋणावेश में क्या करती है बेटा, प्रवेश करती है, धनावेश से बाहर निकलती है। देखो अगर क्या हो, एक धन का और एक ऋण का बना ले, एक धन का और एक ऋण का ले लें अपन लोग। जैसे मान लीजिए एक बल रेखा धनात्मक ले लें, धनावेश और एक ऋणावेश। तो बल रेखा बेटा धनावेश से बाहर निकलेगी, अंदर प्रवेश करेगी, धनावेश से बाहर निकलेगी, अंदर प्रवेश करेगी, धनावेश से बाहर निकलेगी, अंदर प्रवेश करेगी, धनावेश से जाएगी बेटा इसमें प्रवेश करेगी। एक बड़ी सी बल रेखा आएगी ऐसी, इसमें प्रवेश करेगी, एक बड़ी सी बल रेखा यहाँ से जाएगी और इसमें प्रवेश करेगी। ठीक है, तो धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। एक बात का ध्यान देना कि धनावेश से जाएगी अंदर प्रवेश, ऋणावेश में करेगी, ऋणावेश से धनावेश में नहीं आएगी। ये गलत है बेटा। जब ये गलत है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो वक्र दिख रहा है वो बेटा खुला रह गया। कैसा रह गया, खुला रह गया। लेकिन मैग्नेट में थोड़ा सा उल्टा होता है। देखो बच्चों, एक मैग्नेट जो है, मैग्नेट में एक ध्रुव जैसे एन होता है, एक एस होता है। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करते हैं बल रेखाएं, लेकिन साउथ से जो है बेटा नॉर्थ में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर्व बना लेती है, बंद वक्र बना लेती है, और ये खुला वक्र बनाती है। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी 1 या 2 नंबर में कि बताइए कि विद्युत बल रेखाओं में और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है। तो आप क्या लिखेंगे कि विद्युत बल रेखा हमेशा खुला वक्र बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद वक्र बनाती है। ठीक है, एकमात्र यही अंतर है। तो जो गुण आपके विद्युत बल रेखाओं में है वही गुण आपके चुंबकीय बल रेखाओं में है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं, समझ में आ गया होगा। देखिए अगर क्या होगा, धन धन दोनों ही धन धन के हों तो देखो बेटा धनावेश से बाहर निकलेंगी, इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन ये दोनों से बेटा प्रतिकर्षित होगी। कैसे हो जाएंगे बेटा, प्रतिकर्षित होगी, ऐसे बैंड हो जाएंगे, ऐसे बैंड हो जाएंगे, लेकिन कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी मिलेंगी नहीं, यहाँ से प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों ऋण लगे होंगे तो यही चिन्ह जो है बेटा उल्टा हो जाता है, कुछ नहीं, चिन्ह उल्टा हो जाती है आपकी। ठीक है, अगर दोनों धन धन की हैं या ऋण ऋण की हैं तो चिन्ह इनके उल्टे हो जाते, लेकिन ये कभी आपस में मिलती नहीं, अनंत काल तक नहीं मिलेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हमेशा कैसा बेटा, खुला वक्र बनाती है। कैसा बनाती है बेटा, हमेशा ही खुला वक्र बनाती है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि विद्युत बल रेखा पे अगर हम एक बिंदु मान लें और बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही
विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अपन क्या लिख लेंगे कि बल रेखा, मैं बोल दे रहा हूँ ठीक है इस पॉइंट को, कि बल रेखा पे यानी विद्युत बल रेखा पे हम एक बिंदु मान लेते हैं, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो जो दिशा स्पर्श रेखा की होती है वही आपकी विद्युत बल रेखा की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वही विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। दूसरी बात, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इतनी सारी बल रेखाएं जाती हैं, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं बेटा, ध्यान देना। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, इसको रीजन समझो बेटा। जैसे एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, अगर मैं पहली रेखा ये दूसरी रेखा, पहली रेखा की दिशा निकालूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, और दूसरी पे तो मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, मान लीजिए E1 है और E2 है। अब E1 E2 को गौर से देखिए, एक केवल मान लीजिए P पॉइंट पे देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई, लेकिन एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है, दो कभी नहीं होती है, क्योंकि सदिश राशियों की दिशा हमेशा एक ही लिखी जाती है, 3 4 नहीं या 2 नहीं लिखी जाती। तो अपन क्या लिखेंगे इस वाले पॉइंट में अगले में, कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन बनेंगी, दो दिशाएं बनेंगी, जो कि असंभव होता है। ठीक है, बड़े आराम से लिख देना कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखो, मुड़ने के लिए कभी भी शार्प टर्न नहीं लेती बेटा, ध्यान रखना। लचकदार रस्सी की तरह मुड़ती हैं, बल रेखा हमेशा मुड़ने के लिए लचकदार रस्सी की तरह मुड़ती हैं, कभी भी ऐसे शार्प टर्न लेके नहीं आती हैं, क्योंकि शार्प टर्न पे एक बिंदु बनता है और बिंदु पर अपन कई सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, जो कि असंभव है। ठीक है, नहीं असंख्य रेखाएं माने असंख्य दिशाएं, तो दिशा तो सिर्फ एक ही होती है, तो मुड़ने के लिए कभी भी शार्प टर्न नहीं बल्कि एक लचकदार रस्सी की तरह मुड़ती हैं। अगला पॉइंट देखो, समांतर, अगर जैसे मान लो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो समांतर बल रेखाओं में जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र बनता है। और अगले इसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका, कि जिन बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं जो है ज्यादा होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, जिन बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा कम होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र भी कम होता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, समविभव पृष्ठ पर जो है बल रेखाएं हमेशा लंबवत गुजरती हैं, और धातुओं के पृष्ठ पे हमेशा बल रेखाएं लंबवत गुजरते हैं। इतने सारे पॉइंट हैं, आपको परीक्षा में 3 4 लिख देना है, कोई भी पॉइंट आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। ये थी पूरी कहानी किसकी, आपकी विद्युत बल रेखाओं की। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। बस 10 मिनट का ये टॉपिक आपका और है, इसके बाद ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से जो भी टॉपिक आपको डिटेल में समझना हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जो भी टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना हो मैं आपको पूरा डिटेल में कायदे में पढ़ा दूंगा। आपका कमेंट जिस पे ज्यादा आएगा मैं उस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले आखिरी टॉपिक का नाम लिखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए मैं बता चुका हूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका ये इसमें किसी भी कण को, आवेशित कण है तब दो प्रकार के आवेशित कण होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। कितने तरीके से फेंक सकते हो आप, जैसे मान लीजिए धनावेश है, मैं धनावेश को उसमें 3 तरीके से भेज सकता हूँ, या तो देखिए मैं ऐसे भेज दूँ, ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के समांतर, चाहे मैं इस तरफ से भेजूं और चाहे ऐसे भेजूं, तो इस समय हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर होंगे। दूसरी कंडीशन, हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो ऊपर भेज सकते हैं या इसको नीचे भेज सकते हैं।
तो अब इस समय पे देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब हम लंबवत भेज सकते हैं। तीसरी कंडीशन, नाम इस तरह भेजे, ना ऊपर की ओर भेजे ना नीचे की ओर, हम इसको किसी की स्थिति में भेजें, किसी कोण की स्थिति में भेजें, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की स्थिति से किसी कोण पर भेजते हैं। तो तीनों ही कंडीशन में आपको जो है गमन पथ बताना है, कैसा गमन पथ होगा। आइए इस पर विचार करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले केस बनाया था बच्चों कि आवेशित कण को आप पहले समांतर भेज सकते हैं। कैसे? समांतर, समांतर भेजिए, मतलब ये धनावेश है, हम इसको ऐसे भेज सकते हैं इस तरफ, या फिर धनावेश को हम ऐसे। अब हम सभी जानते हैं बेटा प्यारे बच्चों, ऋणावेश भी, देखो पहला केस जो है आप देख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं भेज रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश को रख ही दो, केवल रख दोगे तो स्वतः गति करने लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्वतः गति करने लगेगा। जैसे ही धनावेश रखोगे तो स्वतः गति करने लगेगा, लेकिन हम इसको फेंकेंगे, गति तो कर ही रहा है, लेकिन हम भी धक्का दे देंगे, तो इस समय इसकी जो गति है वो त्वरित गति हो जाएगी, मतलब और तेज फास्ट स्पीड में काम करने लगेगा, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव, दूसरी कंडीशन देखोगा, नेगेटिव चार्ज कहता है कि हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा मत फेंको, ये डरता है, ये क्या करता है, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है। इसको जाना था इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की, लेकिन हम इस तरफ धक्का दे रहे हैं। ये जाना चाहता था इस तरफ, लेकिन हम धक्का इस तरफ दे रहे हैं, तो उसकी गति स्लो हो जाएगी, मंदित गति। इसमें देखो ये नेगेटिव, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं, तो इसकी गति कैसे रहेगी प्यारे बच्चों? त्वरित गति हो जाएगी, ठीक है। ये धनावेश, धनावेश को जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन हम यहाँ उल्टा फेंक रहे हैं, तो इसकी गति कैसे हो जाएगी बेटा? मंदित। लेकिन चारों ही कंडीशन में इन सब का मार्ग कैसा होगा प्यारे बच्चों? रिज्यू रेखीय। तो आप हेडिंग लिख सकते हो बना के कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में फेंकें या समांतर फेंकें तो चार केस बनते हैं। धनावेश के लिए अगर आप वैद्युत क्षेत्र में फेंकेंगे तो त्वरित, लेकिन चारों की चारों कंडीशन में आपकी कैसी गति होगी बेटा? रिज्यू रेखीय मार्ग होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन देखो, लंबवत। जब आवेशित कण लंबवत गति करता है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा चित्र में दूसरा बनाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक आवेशित कण है, मान लीजिए ये आवेशित कण है, इसको हमने बेटा इस तरफ फेंका, इस Q आवेश को जो है v वेग से इस तरफ फेंका। चूंकि हमें लंबवत फेंकना है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र आपका है, वैद्युत क्षेत्र इस तरफ लगा रहा तो हमने इस तरफ भेजा, मतलब लंबवत में। अगर वैद्युत क्षेत्र इस तरफ मानते तो हम इसको इस तरफ भेज देते, ठीक है। अब इस समय पर जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान से, ये एक्स अक्ष है और ये कौन सी है? वाई अक्ष। हमने एक्स अक्ष में इसको फेंका, जैसे हमने फेंका तो देखा कि वाई अक्ष में जो है वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र जो क्या करता है बेटा, अपने आप धनावेश जो इस तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा इसको खींचना शुरू कर देगा अपनी तरफ। तो ये कण जो है इस तरफ जाएगा तो, लेकिन फिर ये ऐसे मुड़ने लगेगा, ठीक है। क्यों इस तरफ क्यों मुड़ेगा? क्योंकि इस दिशा में जो है वैद्युत क्षेत्र रखा है, धनावेश अपने आप, मैंने बताया था धनावेश जो है अपने आप वैद्युत क्षेत्र में गति करने लगता है।
अब ये वाला मार्ग हमको बताना है कौन सा मार्ग है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आइए इसी पे चर्चा करते हैं कि यहाँ तक कि पिंड आ गया, y अक्ष में इसकी दूरी y मान लेते हैं और x अक्ष में दूरी इसकी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये कण यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा एक कण दो अक्षों में गति कर रहा है, एक x अक्ष में और एक y अक्ष में। तो आइए पहले किसको सॉल्व करते हैं, x अक्ष की दिशा में, और x अक्ष की दिशा में हम देख रहे हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र नहीं मतलब वैद्युत बल ही है, तो वैद्युत बल नहीं होगा तो इसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा, और त्वरण नहीं होगा तो वहां पर सीधा सीधा हम चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक है, समय को बोल लेंगे t, और दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बेटा, x अक्ष में x है, चाल को मान लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो t बराबर में x बटे 20 को समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, अब आइए y अक्ष में, देखो बेटा y अक्ष में तो बल है, बल के कारण गति बदलेगी। ये सीधा जा रहा होता तो गति नहीं बदल रही, लेकिन इस तरह मुड़ना शुरू हो गया तो बेटा इसमें गति है। तो गति है तो हमारे कण पर लगेगा वैद्युत बल। वैद्युत बल मतलब F बराबर में Q लगेगा। भाई बल के कारण ये मुड़ा, और चूंकि F बराबर हम रखेंगे यहाँ पर M इंटू A, क्योंकि गति बेटा सीधी जा रही थी, इस तरफ जा रही, गति में परिवर्तन के कारण त्वरण आया, और त्वरण के कारण बल लगाओगे F बराबर में M A बराबर क्यू ई। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, क्यू ई बटे में एम। ये अपन ने त्वरण निकाल लिया। त्वरण के बाद चूंकि आपको पता है कि त्वरण जब भी आता है तो फिर आप सभी जानते हो कि गति का समीकरण लगता है। तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्यों लगा इसका भी रहस्य है, रहस्य जानने के लिए कमेंट करिए तभी बताएंगे। बताइए गति का द्वितीय समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु पर मान लेते हैं इसका प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, 0 है। एस मतलब दूरी, किस पे, वाई अक्ष पे दूरी कितनी है, वाई। तो एस की जगह पे क्या रख देंगे, वाई रखिए मान, एस की जगह पे वाई, यू की जगह पे 0 इंटू टी की जगह पे क्या रख दो उठा के, एक्स बटे में बी प्लस 1/2 गुणे एक की जगह पे रख दिए उठा के क्यू ई बटे में एम इंटू टी की जगह फिर से रखिए बेटा एक्स बटे बी, तो स्क्वायर होना तो एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, वाई बराबर 1/2 क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम बी। इस समीकरण को ध्यान से देखो, x कितनी घात में है बेटा, 2 घात में, y कितनी घात है, 1 घात में। तो यहाँ पे लिख देना कि समीकरण में, इस समीकरण में y 1 घात में तथा x 2 घात में, y 1 घात में तथा x 2 घात में है, जो परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। किसके समीकरण को प्यारे बच्चों, परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। अतः जब भी कोई आवेशित कण और वैद्युत क्षेत्र में लंबवत गति करेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा बेटा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार मार्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कहानी थी
आवेशक कण के गमन पद्धति, जो कि अब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है आपका यहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक। तो चैप्टर फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर फर्स्ट को दो पार्ट में बांटेंगे अपन, एक वैद्युत बल में और एक वैद्युत क्षेत्र में। तो इसका सेकंड टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये टॉपिक तैयार किया है। तो आशा करते हैं आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और इसके सवालों की सीरीज बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाली है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से मस्त रहिए। जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम।